हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था प्लासी की लड़ाई को कि कैसे प्लासी की लड़ाई हुई और एक्चुअल में वो लड़ाई हुई ही नहीं थी। और उसके बाद जो उस टाइम पे राजा था सिराजुद्दौला, जो हमारा सुल्तान था, वो उसकी डेथ हो जाती है। और ये गद्दारी किसने की थी? सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उन्होंने थोड़े से लालच में बंगाल का नवाब बनने के चक्कर में क्या है उसके साथ सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की, और जिसकी वजह से क्या है बंगाल उनके हाथ में आ गया, अंग्रेजों के हाथ में। जब मीर जाफर बन गया था वहां का सेनापति जो नवाब बन गया था, मीर कासिम के हाथ, मीर जाफर के हाथ में जब कमान आई थी, तो हर कोई सैनिक जाके क्या है मीर जाफर के पास पैसा मांगने के लिए जाता था। ऐसा बोला जाता है कि छोटे से छोटा जो नौकर भी था ना अंग्रेजों का, वो भी मीर जाफर से जाके पैसे की डिमांड करता था कि हमने इसको बंगाल को अपने अंडर ले लिया है और हमने नवाब बनाया है यहाँ का, इसलिए तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। फिर उसके बाद क्या है मीर जाफर ने जब मना करना शुरू किया तो मीर कासिम को बना दिया, और मीर कासिम ने क्या किया था, बंगाल में इंडियन का टैक्स फ्री कर दिया था। जब अंग्रेजों का टैक्स फ्री तो वहां था ही, क्योंकि हमारा जो बादशाह था, जो मुगल था फर्रुखसियार, उसने क्या किया था 1713 से 1719 के बीच में राज किया था। और उस टाइम पे उसने क्या है बंगाल में, इतना बड़ा बंगाल था जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड होता था अंग्रेजों का, वहां टैक्स फ्री कर दिया था। उसके बाद जब मीर कासिम वहां का नवाब बना तो मीर कासिम ने क्या किया था, इंडियन का टैक्स फ्री कर दिया था वहां पे, क्योंकि अंग्रेजों का तो ऑलरेडी हमारे मुगल बादशाह ने कर ही रखा था। तो इससे क्या हो गया, अंग्रेज किसके एंटी हो गए, मीर कासिम के एंटी हो गए, और मीर कासिम से लड़ाई करने लगे और उन्होंने उसको हटा दिया वहां से नवाब से, और दोबारा किसको बिठा दिया, मीर जाफर को दोबारा से गद्दी पे बिठा दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। अब देखो उसके बाद जब मीर कासिम को यहाँ से हटाया था, हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि इतना बड़ा जो बंगाल था, ठीक है, आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो ये सारा मिला के बंगाल था, इन सारे पे किसका अधिकार हो चुका था, यहाँ पे मीर कासिम को बिठा रखा था। पहले मीर जाफर को बिठाया था, फिर मीर कासिम को बिठाया था, अब मीर कासिम को हटा दिया। अब मीर कासिम को हटा के दोबारा किसको बिठा दिया है, मीर जाफर को बिठा दिया है यहाँ पे। अब जो मीर कासिम को यहाँ से निकल के भागा है, अपनी जान बचा के भागा है, तो वो जाता है दो राजाओं के पास जाता है। एक जाता है सबसे पहले वो दिल्ली, जो हमारा मुगल बादशाह इस टाइम पे चल रहा था। इस टाइम पे जो बादशाह चल रहा है हमारा मुगल बादशाह, जो औरंगजेब के जो वंशज है, वहां पे राज है शाह आलम द्वितीय का, शाह आलम सेकंड। ये दिल्ली का मुगल बादशाह है हमारा इस टाइम पे। मीर कासिम पहले इसके पास आया और इससे बात की कि ऐसे ऐसे क्या है, उसने बंगाल पे अपना अधिकार कर लिया है अंग्रेजों ने और हमें उनके खिलाफ लड़ाई करनी पड़ेगी। तो इसके अब ये मुगल बादशाह है, औरंगजेब की सेना है वो एज इट इज चल रही है, तो ये क्या है, सेना तो इसके पास बहुत बड़ी है। और दूसरा गया वो अवध के पास, अवध के राजा के पास। अवध में इस टाइम पे राजा था सुजाउद्दौला। ये सिराजुद्दौला अलग है और ये है सुजाउद्दौला। एक था सिराजुद्दौला जो बहुत पहले बैठा था और उसकी डेथ हो चुकी है, जिस मीर जाफर ने जिसकी गद्दारी की थी, वो सिराजुद्दौला था, और ये क्या है, सुजाउद्दौला। अब एक मीर कासिम और दूसरा है शाह आलम, जो हमारा मुगल बादशाह है, दिल्ली में जो बैठा है, इसकी सेना, और अवध के राजा सुजाउद्दौला की सेना। ये तीनों सेनाएं मिलके क्या है, ये लड़ने के लिए जाती है किससे, अंग्रेजों से। अब एक तरफ अंग्रेजों की सेना है और एक तरफ किसकी सेना है, इन तीनों की सेना है। इनकी सेना भी बड़ी है। और इस टाइम पे देखो जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो 1757 में हुई थी, अब क्या है 1764 आ चुका है। तो इतने टाइम में, क्योंकि इनके पास बंगाल से इन्हें टैक्स नहीं देना था, यहाँ का भी पैसा बच रहा था, और ये जो है इतने साल के बीच में इन्होंने खूब पैसा कमा लिया था यहाँ से बंगाल से, और अपनी अच्छी खासी सेना भी बना ली थी। अब अंग्रेज कोई छोटे मोटे नहीं है कि 3000 सैनिक लेके, जैसे प्लासी की लड़ाई में आ गए थे ऐसे ही 2-3 हजार सैनिक लेके आएंगे। अब अंग्रेजों के पास भी बहुत बड़ी पावरफुल सेना है, और दूसरी तरफ क्या है, इन तीनों राजाओं की सेना है। अब की बार जो है, पिछली प्लासी की लड़ाई तो हुई नहीं थी गद्दारी की वजह से, क्योंकि मीर जाफर ने क्या की थी, गद्दारी की थी। लेकिन इस बार जो है एक तरफ अंग्रेज हैं और एक तरफ हमारे इंडियन राजा हैं, तो इनके बीच में लड़ाई होती है। ये है 1764 और इसे बोला जाता है बक्सर की लड़ाई। ये लड़ाई हुई और ये एक्चुअल में लड़ाई हुई थी, और इसमें क्या है, अंग्रेज जीत गए थे और ये क्या है, तीनों राजा हमारे हार गए थे। अब ये जब ये हारे, अब हारते ही क्या है, मीर कासिम को तो उसी टाइम डेथ हो गई है, उसी टाइम मार दिया मीर कासिम को। अब बच गए दो, हमारा मुगल बादशाह जो शाह आलम सेकंड था, और अवध का जो नवाब था सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला अलग आदमी था जो बहुत पहले जिसकी डेथ हो चुकी है, अंग्रेज उसे मरवा चुके हैं। अब दोनों राजा बैठे आमने सामने। अब एक सबसे मेन बात क्या है, जो 1764 में ये लड़ाई हुई है, जो बक्सर की लड़ाई हुई है, इसमें जो आदमी है वो हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर
मुनरो ये लड़ाई कर रहा है, लड़ाई का सारा देख रेख ये कर रहा है। और 1757 में जब लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई, उस टाइम कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे। अब जब ये लड़ाई हुई 1764 में लड़ाई हुई, और ये हमारे इंडियन राजा जो थे, जो बादशाह थे, ये हार गए। अब हार गए हैं तो इनके बीच में क्या होगा? समझौता होगा, उसे बोलते हैं ट्रीटी। ट्रीटी हिंदी में बोलते हैं उसे संधि करना। तो जब ये बैठे, इन्होंने एक तरफ अंग्रेज बैठ गए, एक तरफ हमारे हारे हुए राजा बैठ गए, मुगल बादशाह और अवध का राजा जो था सुजाउद्दौला। अब क्योंकि हमारे इंडियन राजा हारे हैं तो उन्हें अंग्रेजों की सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, जो भी वो बोलेंगे। और जो जहां बैठ के ये समझौता हो रहा था, वो वहां इलाहाबाद में बैठ के ये समझौता कर रहे थे, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि संधि बोला जाता है। ये कब हुई थी? ये 1765 में हुई थी। देखो 1764 में लड़ाई हुई, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन लड़ाई हुई और उसी दिन समझौता हो गया, कई कई महीने कई कई साल भी लड़ाइयां चल जाती थी। तो 1764 से 1765 आ गया। 1765 में आके हमारे इंडियन राजा हार चुके हैं और अब ये ट्रीटी करने के लिए इलाहाबाद में बैठे हैं कि वहां पे अंग्रेज जो जो शर्तें रखेंगे, हमारे इंडियन राजा चाहे उससे खुश है ये नहीं है, लेकिन उन्हें माननी पड़ेगी। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और जब ये संधि हुई, अब हेक्टर मुनरो हट चुका है, जा चुका है, और दोबारा यहाँ कौन आ चुका है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। ये ध्यान रखने की चीज है कि जब लड़ाई हुई है बक्सर की, उस टाइम पे कौन है? हेक्टर मुनरो है। और जब इलाहाबाद की संधि हो रही है लड़ाई के बाद, उस टाइम पे कौन बैठा है? रॉबर्ट क्लाइव है। ये संधि करेगा, ये शर्तें रखेगा। अब क्या है, शर्तें कौन कौन सी रखेंगे अब हम वो देखेंगे। देखो सबसे पहले इन्होंने अवध के राजा के सामने क्या शर्तें रखी। एक थे हमारे मुगल बादशाह, एक थे अवध का राजा, और एक था हमारा मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। अवध के राजा को इन्होंने क्या बोला कि भाई जी देखो, आपके साथ ना हमारी लड़ाई थी ना झगड़ा था, फिर भी क्या है, आप लड़ाई में आए तो आपको, और आप हार चुके हैं, मीर कासिम की साइड लेके हमारे खिलाफ लड़ने आए थे, तो इसका भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो इनके पास, अवध के राजा के पास, सुजाउद्दौला के पास एक चुनार का किला था, बहुत ही अच्छा। ये बोलते हैं कि ऐसा किला था ये कि अगर किसी के पास ये किला है तो उसे हराना बहुत ही मुश्किल है। तो अंग्रेजों ने बोला कि ये जो आपका चुनार का किला है ये हम लेंगे, 50 लाख रुपए। आज भी 50 लाख रुपए की बहुत ज्यादा कीमत है। तो उस टाइम पे सोचो कितनी पुरानी बात, मैं 1765 की बात बता रही हूँ, उस टाइम पे तो 50 लाख की बहुत ज्यादा कीमत रही होगी। तो इन्होंने 50 लाख रुपए उससे लिए, 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कैश लिए। उसके बाद इनका जो एरिया था अवध का, इन्होंने बोला हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, और लेकिन हम क्या है, टैक्स नहीं देंगे। तो इन्होंने अवध में क्या कर लिया? टैक्स फ्री ट्रेड कर लिया, टैक्स फ्री ट्रेड कर लिया। अब क्योंकि ये इलाहाबाद में बैठे हैं, इनके पास इलाहाबाद और कड़ा एक जगह का नाम है, वहां से क्या है, खूब सारा टैक्स आता था, खूब सारा। तो इन्होंने बोला कि इलाहाबाद और कड़ा किसके होंगे? आज के बाद हमारे होंगे। और इन्होंने अंग्रेजों ने बोला कि आज के बाद हमारी सेना, अंग्रेजों की मतलब जो सेना थी, उस सेना को तुम रखोगे, तुम अपने खर्चे पे पालोगे। वो क्या करेंगे? अपनी सेना बनाएंगे और कहाँ पे छोड़ देंगे? उसके सुजाउद्दौला के महल में छोड़ देंगे। वो उनका खाना, रहना, पीना, उनकी सैलरी सब कुछ कौन देगा? सुजाउद्दौला उनकी सेना का, अंग्रेजों की सेना का खर्चा उठाएगा। तो ये क्या है, सेना को पालेगा। और इन्होंने एक शर्त और रखी कि कल को हम कहीं पे भी लड़ने जाएंगे तो उसका अपनी सेना को तुम हमारी हेल्प के लिए भेजोगे। मान लो अंग्रेज किसी पे अटैक करने के लिए जा रहे हैं और उनके पास आधी सेना तो ये पाल ही रहा है उनकी, तो जो सुजाउद्दौला की अपनी खुद की सेना है ना, अंग्रेजों की सेना के अलावा, जो क्योंकि वो सुल्तान है, बड़ा बादशाह है, तो क्या है, उसके पास भी तो सेना है सुजाउद्दौला के पास अवध की। तो वो बोलते हैं कि अगर हम किसी राजा से लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो तुम्हें अपनी सेना भी हमारी हेल्प के लिए भेजनी पड़ेगी, चाहे ये खुश हो या ना हो। तो ये किसके सामने शर्तें रख दी? अवध के राजा के सामने। तो ये क्या है, ये सारी चीजें किसके हाथ से निकल के चली गई? सुजाउद्दौला के हाथ से, अवध के नवाब के हाथ से निकल के चली गई, उसे ये सारी चीजें माननी पड़ेंगी। अब आया हमारा शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड, इसके सामने क्या क्या शर्तें रखी? इन्होंने इसे भी यही बोला कि भाई देखो, आपके साथ हमारी ना लड़ाई थी ना झगड़े थे, आप दिल्ली में बैठ के आराम से अपना राज कर रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, हमारे साथ लड़ाई करने के लिए आ गए, तो आपको भी इसका भुगतान क्या है, करना पड़ेगा। तो इन्होंने इसके सामने शर्त रखी, जो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला ये जो एरिया था ना, इस पे मैंने बताया था ना, फर्रुखसियार ने इनको क्या कर दिया था, इनका ट्रेड फ्री कर रखा था। लेकिन यहाँ से जो टैक्स इकट्ठा करता था सिराजुद्दौला, जो उसके बाद जो सामंत थे, चाहे मीर जाफर और मीर कासिम, ये जो थे, ये जो टैक्स यहाँ से कलेक्ट करते थे, ये किसके पास भेजते थे?
मुगल बादशाह के पास भेजते थे दिल्ली में, क्योंकि आखिर में ये प्रॉपर्टी किसकी थी तो मुगलों की ही ना। तो ये क्या है, मुगलों के राजा के पास भेजते थे, बादशाह के पास। अब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ टैक्स फ्री तो कर ही रहे थे, इन्होंने बोला यहाँ से जो टैक्स जाता है तुम्हारे पास, शाह आलम सेकंड के पास, इन्होंने बोला आज के बाद इस टैक्स पे हमारा अधिकार होगा। ये जो टैक्स आपके पास जाता है हम ये यहाँ नहीं भिजवाएंगे, सारा टैक्स हम यहाँ से खुद लेंगे। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जो वेस्ट बंगाल है आज का, इन सब का टैक्स जो आता था, इतने बड़े एरिया का जो टैक्स, पहले तो यहाँ टैक्स फ्री व्यापार खुद ही कर रहे थे, इन्हें एक भी रुपया नहीं देना था। लेकिन यहाँ की जनता, जो इंडियन जनता थी, वो जो टैक्स देती थी राजा को, वो भी क्या है इन्होंने खत्म कर लिया और उन्होंने बोला ये सारा टैक्स हम वसूल करेंगे। अब इतने बड़े एरिया से में से ये टैक्स जो अगर लेने भी लग गए इंडिया में से, तो पहले इन्हें देना छोड़ दिया, तो इन्होंने उस पैसे से अपनी सेना बना ली। अब इन्हें और पैसा मिलेगा इंडिया से, अपना ट्रेड भी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस एरिया पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये ट्रेड खत्म कर चुके हैं इंडिया का, क्योंकि इंडिया के पैसे पे क्या है, इंडिया के सामान पे यहाँ टैक्स लग रहा है और इनका सामान क्या है, टैक्स फ्री है। इसलिए अंग्रेजों का सामान यहाँ पे सस्ता है और इंडियन का महंगा है, इसलिए इंडियन का व्यापार यहाँ पे ठप हो चुका है। तो एक तो इंडियन का ट्रेड जो है यहाँ पे ठप कर चुके हैं, सारा काम धंधा अपना टैक्स फ्री करवा चुके हैं। लेकिन जो टैक्स का पैसा यहाँ राजा के पास जाता था, इस पे भी क्या है किसने अधिकार कर लिया, अंग्रेजों ने। अब अंग्रेजों के पास बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है पैसा हो जाएगा। अब इससे क्या है शाह आलम सेकंड को क्या करना पड़ा, ये चीजें माननी पड़ी और इन्होंने क्या किया, शाह आलम की 5 लाख रुपए पेंशन बांध दी कि आज के बाद कोई तुम सुल्तान बादशाह वगैरह कुछ नहीं हो, तुम्हें हम जो पेंशन देंगे तुम्हें उस पे गुजारा करना है। तो पेंशन किसने बांध दी, अंग्रेजों ने। हमारा सोचो औरंगजेब, अकबर नाम चलता था इनका, नामी गिरामी ये बादशाह हुआ करते थे, और आज इनके जो बेटे पोते हैं, इनके जो वंशज है वो किस पे पलेंगे, अब अंग्रेजों की दी हुई पेंशन पे पलेंगे। जो अंग्रेज कभी हाथ जोड़ते हुए अकबर के दरबार में या शाहजहां या जहांगीर के दरबार में हाथ जोड़ के और सिर्फ ट्रेड की परमिशन लेने के लिए आए थे, उन्होंने क्या किया, उन्हीं मुगलों के वंशज को एक पेंशनदार बना के छोड़ दिया। अब इससे क्या हुआ, अब इस तरफ जो है ये दोनों करने के बाद अब अंग्रेजों के पास क्या है, खूब सारा पैसा हो जाएगा, इनके पास क्या है, खूब सारा पैसा, इतना बड़ा एरिया, और यहाँ का गवर्नर बन जाएगा, क्योंकि एरिया प्रॉपर्टी बहुत बड़ी बन चुकी है इनके पास। तो अब यहाँ का क्या बन जाएगा, गवर्नर बनने शुरू हो जाएंगे। पहले तो ये देखो ध्यान से सुनो समझो एक बात को, कि इन्होंने पहले मीर जाफर को बिठाया, सिराजुद्दौला को मार के मीर जाफर को बिठाया, फिर इन्होंने मीर कासिम को बिठाया। इनके दिमाग में तब तक भी क्या था कि इन्हें ये नहीं था कि हम यहाँ पे कब्जा कर लें, इनके दिमाग में बस यही था यहाँ अपने चापलूसों को हम बिठाते रहेंगे, वो हमें टैक्स देते रहेंगे, यहाँ के इंडियन जो राजा है वो हमें टैक्स देते रहेंगे और हमारा काम चलता रहेगा, टैक्स फ्री व्यापार कर लेंगे, इतना ही था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इन राजा तो कभी भी मुकर जाते हैं, इन्होंने मीर जाफर को बिठाया, मीर जाफर भी मना करने लगा कि मैं पैसे नहीं दूंगा। फिर मीर कासिम को बिठाया तो भी मीर कासिम ने मना कर दिया। तो इन्होंने सोचा चाहे हम किसी को भी बिठाएंगे, किसी भी राजा को, वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, वो कभी ना कभी पलट जाते हैं। फिर इनके दिमाग में आया कि किसी और राजा को बिठाने से, इंडियन किसी राजा को बिठाने से और उनके कठपुतली बनने से अच्छा है हम क्या करें, हम खुद ही ना यहाँ पे राज करने लग जाएं। तो इतना बड़ा जब एरिया इनके अंडर आ गया ना, यहाँ टैक्स देना और यहाँ से लेना ही लेना था, तो इस यहाँ के ये क्या है, राजा बन गए एक तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या है, संभालने के लिए, काम संभालने के लिए हेड भी तो चाहिए, ये उस हेड को बोलते थे गवर्नर। तो यहाँ का बंगाल का सबसे पहला गवर्नर कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव बना। रॉबर्ट क्लाइव जब इंडिया में आया था ना, सिर्फ 18 साल का था वो जब इंडिया में आया, सिर्फ कुछ टाइम के लिए आते थे, ट्रेड करते थे और वापस चले जाते थे। जब ये रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में आया था सिर्फ 18 साल का था और इसके पास कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन जब ये इंडिया से वापस गया ना, बक्सर और प्लासी की लड़ाई के बाद, इसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, करोड़ों की। और यहाँ से जब ये गया और जब ये अपने देश में गया ना, ब्रिटेन में, वहां पे इस पे क्या है, आरोप लग गए कि इसने वहां पे जाके इंडिया में बहुत पैसा खाया है, क्योंकि कौन भेजता था, कंपनी ही तो भेजती थी। तो इसके पास तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो गई। तो इसके देश में ऑब्जेक्शन उठा इसके ऊपर कि भाई तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे आई, इसका मतलब तुमने वहां क्या है, कबलेबाजी की है और पैसा जो कंपनी को देना चाहिए था वो तुमने खुद अपने पास रखा है। तो 1772 में इसके पास क्या है, इसकी पार्लियामेंट ने इसके ऊपर, इसकी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर आरोप लगा दिया और ये पेश हुआ अपनी गवर्नमेंट के आगे। लेकिन वहां पे जो बहस हुई, इसने अपनी दलील दी, इसने अपनी सारी बातें बताई कि मैंने इंडिया में जाके ऐसे काम किया, तो इसे क्या है, बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन इसे कहीं ना कहीं बेइज्जती बहुत महसूस हुई और 1774 में इसने क्या किया, अपने देश में जाके सुसाइड कर लिया था, क्योंकि इस पे क्या लग गया था, अभियोग लग गया था कि इसने क्या है, गद्दारी की है कंपनी के साथ। तो इसने 1774 में क्या किया, सुसाइड कर लिया था।
तो इस तरीके से अब ये देखो, यहाँ पे अधिकार हो चुका है किसका, अंग्रेजों का है। यहाँ वो अपना किला बना चुके हैं, यहाँ पे इंडिया का ट्रेड बिल्कुल ठप कर चुके हैं, यहाँ से टैक्स अच्छा खासा ले रहे हैं। अब ये यहाँ से जाके अब इनके पास सेना भी हो गई, क्योंकि अवध की सेना और मुगलों की सेना किसकी हो चुकी है, अब इनकी हो चुकी है। अब ये अपनी खुद की सेना भी बनाना शुरू कर दिए है, क्योंकि अब इनके पास क्या है, बहुत सारा पैसा है। अब ये आएंगे नीचे की तरफ, नीचे पे यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपना कब्जा जमाएंगे। अब यहाँ पे भी कर लेंगे और यहाँ पे भी कर लेंगे। यहाँ पे इस टाइम पे कौन है, ये मराठे और मैसूर वाले हैं, और इस तरफ है हैदराबाद। तो धीरे धीरे करके ये इन पे भी पॉलिसी बनाएंगे और 4 लड़ाइयाँ लड़ेंगे ये मैसूर के साथ। एंग्लो मैसूर वॉर बोला जाता है उसको। 4 लड़ाइयाँ लड़ेंगे, जिसके बाद हैदर अली और टीपू सुल्तान की कहानी आएगी। और मराठे मैसूर के ऊपर यहाँ पे मराठे रहते थे, और इस तरफ क्या था, हैदराबाद था। तो धीरे धीरे इस एरिया पे भी कब्जा कर लेंगे, और जिसकी वजह से पूरा इंडिया आखिर में आके इनके अंडर आ जाएगा। और मराठे के जब इनके अंडर आएंगे अंग्रेजों के, मराठों का ही क्या था, यूपी और हरियाणा उस टाइम पे मराठों की प्रॉपर्टी हुआ करता था। तो जब मराठे ही हार जाएंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी भी किसकी हो जाएगी, हरियाणा और यूपी वाली भी किसके पास जाएगी, अंग्रेजों के पास। देखो ये वाला पोर्शन जा चुका है, नीचे वाला ये भी ये हड़प लेंगे लड़ाई करके, और ये वाला भी है। जब ये हारेंगे मराठे तो हरियाणा और यूपी भी चला जाएगा। इस तरीके से इतना पूरा इंडिया किसके अंडर आ जाएगा, अंग्रेजों के अंडर आ जाएगा। अभी ये कौन कौन सी 4 लड़ाइयाँ हुई, मैसूर और मराठे और हैदराबाद ने क्या क्या किया इनके साथ, चूंकि अंग्रेज इन तीनों के ऊपर हावी हो गए और इनकी सारी प्रॉपर्टी अंग्रेजों ने हड़प ली। 1803 तक 1799 तक तो ये क्या है, मैसूर को पूरा हड़प चुके होंगे। और 1803 तक यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, महाराजा रणजीत सिंह, जिससे ये क्या है, यहाँ का सारा पोर्शन ये ले लेंगे, मराठे हरा देंगे। 1803 तक ये वाला सारा पोर्शन इंडिया का किसके अंडर आ जाएगा, अंग्रेजों के अंडर। आगे जो 4 लड़ाइयाँ बची हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमारा बक्सर और प्लासी की लड़ाई कंप्लीट हो गई है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।